नमस्ते सभी को। तो हमने चौथा अधिकरण शुरू किया था और चौथा अधिकरण था कंटक शोधनम। तो जैसे जो क्रिमिनल ऑफेंसेस होते हैं जिसमें कोई किसी प्रजा को परेशान करता है, परेशानी करता है, तो हमने जैसे कहा था कि राजा का कर्तव्य है कि वो ऐसे कंटक थॉर्न्स क्रिमिनल्स को पकड़े और उनको दंड दे। तो वो हमने शुरू किया था। हमने उसके पहले दो अध्याय देखे थे। आज तीसरे अध्याय को देखेंगे। तो तीसरा अध्याय इज नॉट एग्जैक्टली कंटक शोधन, पर जो लोगों का या राष्ट्र का, राज्य का, राज्य की रक्षा करने की जो बात है उससे रिलेटेड है। तो वो अध्याय का नाम है, हमें पेज नंबर 329 पर, और उस अध्याय का नाम है उपनिपात प्रतिकार। उपनिपात प्रतिकार, उपनिपात मतलब जो नेचुरल कैलामिटीज जिन्हें हम कहते हैं, जैसे जो प्रकृति इसके कारण हुआ हो, किसी के कारण नहीं हुआ, जैसे बहुत ज्यादा बारिश आ गई या बारिश नहीं आई, है ना, दुर्भिक्ष हो गया या फैमिन हो गया, जैसे हम कहते हैं ड्रॉट हो गया, या आग के कारण कुछ हो गया, फ्लड्स आ गए, पूर आ गया, वगैरह वगैरह। तो इन सब चीजों को कैलामिटीज कहते हैं। तो इनसे कैसे रक्षण करा जाए इसके विषय में थोड़ा सा विचार कौटिल्य देते हैं हमें। तो हम शुरू करते हैं। तीसरा अध्याय, जैसे मैंने कहा था, उपनिपात प्रतिकार। चाणक्य कहते हैं देवानी अष्टौ महाभयानी। दैवानी, दैवानी मतलब प्रकृति, प्रकृति से रिलेटेड या डेस्टिनी से रिलेटेड, कैलामिटी से रिलेटेड 8 ऐसे भय के स्थान हैं जिनसे भय होता है, प्राकृतिक आपदाएं जिनसे आती है। वो कौन से हैं 8? अग्नि, उदकम, व्याधि, दुर्भिक्षम, मूषिका, व्याला, सर्पा, रक्षांसी इति। तो कुछ कुछ आज भी रेलेवेंट है, इनफैक्ट काफी सारे आज भी रेलेवेंट है। तो हम देखते हैं। अग्नि, आग लग जाना। उदक, उदक मतलब पानी, पानी, अति वर्षा, बहुत ज्यादा बारिश आ गई या बारिश ना आई या पूर आ गए, ये सारे बारिश पानी से रिलेटेड है। ठीक है, तो उदक पानी से रिलेटेड जो भय स्थान है। व्याधि, व्याधि मतलब जैसे वो कोविड हो गया था, पैंडेमिक एपिडेमिक जैसे हो जाता है ना, कि वाइड स्प्रेड डिजीज हो जाता है, उसको व्याधि कहेंगे। दुर्भिक्ष, दुर्भिक्ष मतलब ड्रॉट, जब खाने के वांधे हो जाए, खाने की वांधी हो जाए, या फिर इवन कोई सपोज जो पाक है, अच्छी खासी खेती हुई है, पर वो नष्ट हो जाए फॉर वट एवर रीजन, तो लोगों के पास खाने करने को कुछ ना बचाओ, तो वो दुर्भिक्ष। दुर्भिक्ष इज बेसिकली हंगर। फिर मूशिका, मूशिका मतलब मूषक। मूषक तो हम सब जानते हैं, मूषक मतलब रैट्स। तो रैट्स भी भय स्थान है, रैट्स भय स्थान, वो तो आज भी है ना। प्लेग, प्लेग जो हो जाता है, या सूरत में हुआ था नॉट टू लॉन्ग अगो, 20 साल पहले की बात है। और पहले तो बहुत ही होता था, पहले तो बहुत ही होता था, जो ये मूषक के कारण होता है, वो ये उंदर जिसे हम कहते हैं उनके कारण होता है। फिर व्यालाहा, व्यालाहा मतलब जो जंगली प्राणी है, जंगली जानवर है। आज भी अगर मुंबई में वो अभी तो कम हो गया है, नहीं तो आईआईटी साइड कई बार वो लेपर्ड्स वगैरह दिख जाते हैं। गांव साइड अभी भी कई बार ये व्याघ्र, वाघ वगैरह आ जाते हैं, सिंह आ जाता है, और जो गाय भैंस बकरियां होती है उनको उठा के ले जाते हैं। कई कई बार बच्चों को मार देते हैं, कोई बाहर सोता हो तो उसे मार देते हैं। तो इस तरीके से अभी तो कम हो गया है, पर पहले तो व्याघ्रों का, सिंहों का बहुत ज्यादा डर रहता था। एक गुजराती की कविता है, क्या उसका, 14 वर्ष की चारण कन्या, 14 वर्ष की चारण कन्या, ऐसा वो चारण कन्या उस कविता का नाम है। तो वेरी वेरी ब्यूटीफुल कविता। उसका एक उसको गाने के फॉर्मेट में भी कहा गया है। और वहाँ उसमें एक 14 वर्ष की लड़की है, चारण, चारण समाज है जो गांव में रहते हैं, एक ट्राइब है, उसकी कन्या है। और वो ऐसे ही उनका घर है, गांव है, और गुजरात तो सिंह एरिया है ना, वहाँ लायंस है। गिर एरिया, वहां पर तो बहुत लायंस है, बहुत सारे सिंह है। तो वो एक बहुत ही महान गुजराती कवि हो गए, मेघाणी करके। तो उन्होंने एक बार देखा, उनके आंखों के सामने ही हुआ कि वो गांव में है और अचानक बाघ आ गया। वो बाघ आया, बेसिकली वो सिंह आया, और वो जो कन्या थी उसके घर पे एक बछड़ा था, गाय का बछड़ा था, उसे वो उठा के लेकर जाने लगा। और ये 14 वर्ष की कन्या, हम लोग अबला नारी वगैरह कहते हैं,
ये 14 वर्ष की कन्या को इतना गुस्सा आया कि वो मेरे बछड़े को लेके जा रहा है, तो वो लकड़ी लेके उसके पीछे भागी, लकड़ी लेके पीछे भागी और उसने चिल्लाया। वो इतनी जोर से चिल्लाई और इतना उसका ऐसे उग्र रुद्र रूप था कि जो सिंह था वो उस बछड़े को छोड़ के भाग गया। ऐसा ये प्रकरण हुआ और मेघानी जी ने वो देखा और इसके ऊपर उन्होंने कविता बनाई। वो इतनी सुंदर वीर रस की कविता है। आई शेयर इट विद यू गाइस। इवन गुजराती नहीं आता, इट्स अ नाइस कविता। एनीवेज, मैं ये बोलने का सोच के नहीं आई थी, बट इट जस्ट रिमाइंडेड मी एज आई वाज टॉकिंग। इट्स अ ब्यूटीफुल कविता। अगर कोई गुजराती हो तो आपने सुनी होगी, चारण कन्या। एनीवेज, तो उनका जो भय है, इट यूज्ड टू बी वेरी वेरी रियल बिफोर, कि वो आ जाएंगे और आपके बछड़े को, गाय भैंस बकरी जो भी है, आपके पशुओं को, बच्चों को, आपको स्वयं को, वो उनका ब्यालों का डर रहता था, इसलिए उसको भी एक भय स्थान कहा गया है। सर्प, सांपों से तो बहुत ही, क्योंकि स्पेशली अगर जो विषधारी सांप होंगे तो उनसे तो बच के रहना ही चाहिए, रहना पड़ता था इनफैक्ट। तब तो है ना, तब तो और भी ऐसे था कि आप जो जमीन होती थी वो भी कच्ची होती थी, वहीं पे घर है, झाड़ झाड़ियां इतने सारे, तो कभी भी सांप आ जाते थे। सांपों के विष का बहुत भय हुआ करता था। तो दैट्स द अदर वन। और रक्षांसी, रक्षांसी मतलब राक्षस बट नॉट राक्षस, इट्स द राक्षसी स्पिरिट्स। हम कहते हैं ना कि इसमें इवल स्पिरिट्स आ गए, इसके अंदर भूत आ जाता है वगैरह, तो ऐसे भूत प्रेत टाइप के जो स्पिरिट्स हैं उनसे रिलेटेड ये भी भय स्थान। तो तेभ्यो जनपदम रक्षे, तो राजा का काम है कि इन सब से, जो प्राकृतिक आपदाएं आती है, इन सब से भी जनपद की रक्षा करे। और अग्नि के लिए तो हमने जो एक शुरुआत का चैप्टर था उसी में देखा था, निशांत प्रणिधान और नागरिक प्रकरण प्रणिधान। इसमें शुरुआत में कहा था कि देयर आर रूल्स, कि स्पेशली अगर गर्मी है तो गर्मी में आप जो खाना है वो घर के अंदर नहीं बना सकते, आपको बाहर ही बनाना पड़ेगा। इनफैक्ट कहीं कहीं तो दे वुड हैव मार्क्ड एरियाज कि यहीं पर आप खाना बना सकते हो। और आपके घर के बाहर वो उसमें ऐसे वो चैप्टर में था ना कि आपने मटके रखकर पानी की व्यवस्था वगैरह करनी चाहिए, कि अगर आग लग जाए गर्मी में स्पेशली तो उसको तुरंत आप बुझा सको। साथ ही में जो घास घास है, स्पेशली सूखी हुई घास वगैरह, वो यहाँ वहां पड़ी ना हो, जिससे आग लगने के चांसेस और भी बढ़ जाए। तो इसका सबके बारे में ऑलरेडी दिया हुआ था, तो दे आर नॉट रिपीटिंग, जैसे हमने ऑलरेडी वो बता दिया वैसे। और क्या करना चाहिए, तो एक तो है कि प्रिकॉशनरी मेजर्स आप क्या करो। दूसरा, लगने के बाद आप क्या करो, अगर आग लग जाती है तो क्या करो, तो ऑफकोर्स वो बुझाने के लिए आप प्रिपेयर रहो। तीसरा, वो कहते हैं कि ऐसी आपदाएं ना आए, ऐसी आपदाएं ना आए, इसलिए बलि होम स्वस्ति वचन ही, और पर्वसु च अग्नि पूजा कार्य, की रेगुलर बेसिस पर भी जो, क्योंकि हम हमेशा से प्रकृति को पूजने वाले रहे हैं, तो कहते हैं कि जब भी पर्व पर्व मतलब कोई भी उत्सव का समय होगा, कोई भी फेस्टिवल का समय होगा, तब अग्नि की पूजा अवश्य करें। और अग्नि को जो होम देना है, जो बलि चढ़ानी है, जो हम वैसे भी अग्निहोत्र वगैरह में करते हैं, तो कहते हैं कि वो भी करते रहना चाहिए, क्योंकि हम उनको भी भगवान मानते हैं। और इट्स लाइक वो गीता में कहते हैं ना कि हम उनको देते हैं और वो हमारी रक्षा करते हैं। जो हम यज्ञ हवन करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, हम जो देवता है, देवता को स्वाहा जब हम करते हैं तो उनको अर्पण करते हैं, वो हमारा भविष्य धारण करते, ग्रहण करते हैं, हम जो देते हैं वो ग्रहण करते हैं और उसके सामने हमारी रक्षा करते हैं। देवान भावयन्ते, देवः भावयन्ते, तो ऐसे कुछ तो वो श्लोक है, फॉरगेट द श्लोक। बेसिकली इसे, हम देवों की हम सेवा करें और देव हमारी रक्षा करें। तो इट इज अ परस्परम सिम्बायोटिक रिलेशनशिप दैट वी हैव विद देवास। दिस इज द आइडिया ऑफ प्रकृति वर्शिप, जो पेगन सिविलाइजेशंस में क्या कहा जाता है। और जो यज्ञ का जो कॉन्सेप्ट है, इन वन सेंस वो भी यही है कि हम उनको तुष्ट करें, भगवानों को, देवों को। देव मतलब कौन से, प्रकृति, प्रकृति के जो अलग अलग डेटीज हम मानते हैं, सूर्य, अग्नि, वरुण, वायु, ये सारे, इनको हम तुष्ट करें ताकि वो हमारी रक्षा करें। एक तो हमारे जीवन के लिए भी वो उपयोगी है, उनका होना हमारे जीवन के लिए भी उपयोगी है, और वो ऐसा रुद्र रूप धारण करे या ऐसी कोई आपदा ना लाए, ये भी, और वैसा ना हो, इसलिए भी उनको संतुष्ट करते रहना चाहिए। दिस इज द आइडिया बिहाइंड इवन द यज्ञ दैट वी डू एंड द प्रकृति वर्शिप दैट वी डू। तो ये कह रहे हैं कि अग्नि की पूजा करते रहो। इनफैक्ट यूल सी कि वो हर एक में ये बात कह रहे हैं, जो स्पेसिफिक आपदा की वो बात कर रहे हैं, उसका जो मुख्य पिवट है वो कह रहे हैं उसकी पूजा करते रहो, बट ये सीधा। फिर
पहला तो अग्नि की बात हो गई, अब दूसरा उन्होंने उदक, उदकम की बात कही। उदक मतलब जैसे मैंने कहा पानी। तो वर्षा रात्रम अनूपग्रामा पूर्व वेलाम उत्सृज्य वसेयुः काष्ठ वेणु नाव च अपग्रहणी ग्रहणीयुः। वो कह रहे हैं कि जब स्पेशली बारिश बारिश का समय हो ना, तो एक प्रिकॉशनरी मेजर तो ये लेना है कि जो जो लोग वैसे नदी के किनारे पर बसते हैं, वेला, वेला मतलब किनारा, नदी के किनारे पर बसते हैं, वो वहां से उनको रिप्लेस करो आप, उनको आप वहां से उठाकर कहीं और रहने को लगाओ। बेसिकली नदी के किनारे पर तो मत ही रहो, क्योंकि बारिश अधिक आ गई तो पूर तो आ ही जाएगा नदी में, है ना। तो पहले तो वो कह रहे हैं कि उनको हर बरसात में जो वहां रह रहे हैं उनको और जगह पर आप बसा दो। दूसरा, जो लकड़ी है, रस्सी है, नाव है, ये चीजें हाथ के अपने पास रखो, ताकि कोई अगर सपोज, एक तो हम स्वयं डूबे नहीं, और दूसरा अगर कोई डूबा जा रहा है तो उनको बचाए, वो उनको बचा सके ऐसे। लकड़ी फेंक के बेसिकली वो प्लैंक, राफ्ट जैसा बनाकर उसको रखे, नाव रखे, ताकि लोगों को, अगर कोई लोग और उसमें पशु भी आ गए, अगर कोई डूब रहा है तो उसको बचा सको। फिर वो आगे कह रहे हैं कि अगर अगर ऐसा कोई देखता है कि कोई डूब रहा है और बचाता नहीं है, तो उसको दंड मिलेगा। ऑफ कोर्स, पर उसके पास ऐसी कोई नाव वाव की व्यवस्था नहीं है तो नहीं मिलेगा, पर अदरवाइज उसको दंड मिलेगा। तो इवन लोगों को बचाना वो नागरिकों का भी कर्तव्य है। फिर परवसु नदी पूजा कार्य, सेम, नदियों की भी पूजा करो। सेम सेम लॉजिक जिसके कारण अग्नि की पूजा की बात कर रही है, तो नदियों की भी पूजा करो। माया योग विदो वेद विदो वा वर्ष भी चरेयु। वेद विद, जो वेद जानते हैं, कर्मकांड जानते हैं, संहिता जानते हैं, तो उसमें तो वैसे भी हमारी सारी प्रकृति के जो भाग हैं उनकी कैसे आप यज्ञ करो, कैसे उनका तुष्ट, उनको उनको तुष्ट करो, संतुष्ट करो, ये सब दिया हुआ है। यज्ञ कैसे करो, मंत्र कैसे करो, उनकी स्तुति कैसे करो, वगैरह वगैरह। तो वन इज द वेद पार्ट ऑफ इट। माया योग विद मतलब स्पेशली जो तंत्र जानते हैं, तंत्र साधना द्वारा उन उस अप्रोच से भी जो इस तरीके से जो प्रकृति को तुष्ट कर सके, संतुष्ट कर सके, उसके स्पेसिफिक देवों को संतुष्ट कर सके, ऐसा जो जानते हो उनको आप रखो, और उनके द्वारा वो जो रिचुअल है वो भी कराओ ऑन रेगुलर बेसिस। आपदा आए तभी ही नहीं, वो कहते हैं परवसु, तो जब भी फेस्टिवल्स आते हैं उसके हर बार करो, ऐसे नहीं कि आपदा आई है तभी। दिस शुड बी एन ऑनगोइंग थिंग, जो जो स्टेट है वो करता रहे। फिर जस्ट वन सेकंड। सॉरी। फिर वर्षा अवग्रहे शचीनाथ गंगा पर्वत महाकच्छ पूजा कार्य। जब वर्षा खत्म होने पर हो उस समय किसकी, इंद्र की, गंगा की, और नदियों की, पर्वत की, समुद्र की, इन सब की भी आप पूजा करते रहो, उन सब की भी आप पूजा करते रहो। फिर व्याधि भयम औपनाशिकम, एक सेकेंड। व्याधि भय जैसे मतलब मैंने कहा था, व्याधि मतलब एनीथिंग टू डू विद एपिडेमिक पेंडेमिक। तो अगर उसका भय हो, एपिडेमिक पेंडेमिक का भय हो, तब क्या करोगे, औपनिषदिकैः प्रतिकारैः प्रतिकुर्युः औषधैः चिकित्सकाः शांति प्रायश्चित्त वा सिद्ध तापसाः। तो कह रहे हैं इसके लिए, पेंडेमिक से डील करने के लिए दो तीन तीन अप्रोचेस वो कह रहे हैं, विच जो वो कह रहे हैं साथ साथ में होना चाहिए, नॉट वन वर्सेस अदर। एक वो कह रहे हैं औपनिषदक, बेसिकली एक जो चैप्टर है, मेरे ख्याल से 14वां चैप्टर इसमें, उसका नाम ही औपनिषदक है। इसका अर्थ उपनिषद से रिलेटेड। कौन सा, तो जैसे अथर्व वेद में बहुत सारे ऐसे मंत्र, रिचुअल्स वगैरह बताए गए हैं जिससे आप पैंडेमिक, एपिडेमिक, डिजीज, इन सब का निवारण कर सको। ठीक है, औषधियां बताई गई है,
रिचुअल्स बताए गए हैं, मंत्र उच्चारण बताए गए हैं कि यज्ञ कैसे करो, ये सारा अथर्ववेद में आता है। और उसमें क्या क्या है ना, उसका एक जिस्ट जैसा, एक ओवरव्यू जैसा 14th चैप्टर, जिसको औपनिषदक ही कहा गया, औपनिषदक ही कहा गया है, उसमें है। सो वील सी सम ऑफ इट देयर। पर वो कह रहे हैं एक तो उसका जो उपचार है वो आप करो, दूसरा औषध ही चिकित्सका, जो चिकित्सक है, वैद्य है, उनको औषधियों द्वारा इसको जो एपिडेमिक पैंडेमिक है उसको ट्रीट करना चाहिए, ऑब्वियसली, राइट। तो वो तो करते ही रहना चाहिए, accompanied with whatever else is written in अथर्ववेद, मंत्र साधना के द्वारा, मंत्र सिद्धि यज्ञ वगैरह वगैरह के द्वारा। और दूसरा शांति प्रायश्चित व सिद्ध तापसा, जो तपस्या करने वाले तापसी है या सिद्ध है, उनके द्वारा भी आप शांति के जो रिचुअल्स है वो शांत करने के, जो हम क्योंकि एपिडेमिक को भी देवी का रूप मानते हैं, है ना, तो उसको शांत करने के लिए भी जो भी आप करना चाहे, जो पूजा पाठ वगैरह जो भी रिचुअल्स करना चाहिए, वो सिद्ध तापसों के द्वारा आप करवाओ, जो तपस्वियां है उनके द्वारा आप कराते रहो। दैट्स ज्यादा थिंग। तेना मरको व्याख्या था, मरक मतलब वही व्याधि जो एपिडेमिक की हम बात करें। फिर उसके अलावा कह रहे हैं साथ साथ क्या करते रहना चाहिए, तीर्थ अभिषेचनम, महाकच्छ महाकच्छ वर्धनम, गवान श्मशानम दोहनम, कबंध दहनम, देवरात्रिम च कारयेत। बेसिकली वो ना वो कह रहे हैं कि और अलग अलग प्रक्रिया क्या है, कि एक तो तीर्थ स्नान रेगुलरली कराते रहो आप और आपके जो सिटीजन है ना, तो वो सभी तीर्थ स्नान करना, स्मशान पे गांव का गव जो गाय है उनका दोहन करना। बेसिकली दरअसल उपचार जो वो कह रहे हैं कि करते रहना चाहिए, स्पेशली एपिडेमिक आयो तब तो कराते रहना चाहिए। द वन इंटरेस्टिंग वन दिस इज कबंध दहनम देवरात्रि, कि जो एफिजी, जैसे रावण को हम जो नवरात्र जो दशहरा के समय रावण को जलाते हैं, उसी तरीके से हम दिवाली के समय बहुत सारे पटाखे वगैरह जलाते हैं। तो वो ऐसे कह रहे हैं कि ऐसा कुछ बनाकर वो उसमें ये स्फोटक पदार्थ डालकर उनको भी जलाने का आप काम करो, दैट हेल्प्स टू मैनेज द एपिडेमिक। तो बेसिकली दैट माइट बी समथिंग व्हिच हेल्प्स क्लियर, जो वायरस है जो भी उनके होंगे, उनको बैक्टीरिया जो भी कुछ जिसके कारण होता होगा, उनका प्रतिकार करने में भी काम आता होगा। तो वो कह रहे हैं कि ऐसे भी आपको करते रहना चाहिए। फिर पशु व्याधि मरके स्थानानि धनी राजन स्वदेवत पूजनम च कार्य। दूसरा वो कह रहे हैं कि इवन जैसे अभी पता है वो लंपी डिजीज, लंपी थ्रोट डिजीज कुछ तो हो गया था गायों में, बहुत सारे पशुओं में, उनमें भी जैसे एपिडेमिक लोगों में होता है वैसे प्राणियों में भी एपिडेमिक हो जाता है। और तब तो प्राणी बहुत ही महत्वपूर्ण भाग थे आजीविका के, वार्ता के, जो हमने शुरुआत में भी देखा था, कृषि गौरक्ष जीवन वगैरह वगैरह। तो उनके उनके जब उनके उनमें एपिडेमिक आता है तो उसके बचाव के लिए, उसके प्रतिकार के लिए भी वो कह रहे हैं कि उसमें भी जो स्पेसिफिक प्राणी है, उनके जो देवता है, उनकी भी आपको पूजा करते रहना चाहिए। जैसे अश्व 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 के अश्विन होते हैं, जो दो अश्विन है वो घोड़ों के देव है। तो उस तरीके से अलग अलग जो अलग अलग प्राणियों के अलग अलग देवता है, देवी है, उनकी भी आप पूजन करते रहो। और जो स्थान देवता है जहां पर ये रखे होंगे, उनके जो स्थान देवता है उनकी भी पूजा आप करते रहो। तो बेसिकली इट इज नॉट जस्ट वन, औषध तो है ही, पर साथ साथ आप जो नेचुरल एलिमेंट्स हैं उनको भी शांत करने का, कंट्रोल में लाने के लिए उनकी भी जो भी पूजा अर्चना है करते रहो ना। पूजा अर्चना इज मोर ऑफन देन नॉट यज्ञ। तो बेसिकली आप अग्नि का सहारा ले रहे हो, तो आई एम श्योर उसके द्वारा कुछ कुछ होता होगा कि आप उसमें क्या डालते हो, कौन सी औषधि डालते हो, और उससे कुछ ना कुछ फर्क पड़ता होगा। तो वुड बी इंटरेस्टिंग टू सी अथर्ववेद में क्या क्या है। बट अथर्ववेद में एसेंशियली यही है कि आप इन सारी चीजों से कैसे डील करो। बहुत सारे मंत्र यज्ञ वगैरह वगैरह उसमें बताए गए। फिर हाँ करेक्ट, शीतला माता, स्पेशली शीतला माता, वो तो इसी का जो शीतला होता था ना, इट यूज्ड टू बी वो स्मॉल पॉक्स, उसके हर एक उन चिकन पॉक्स, हाँ चिकन पॉक्स स्मॉल पॉक्स, उनकी जो देवी शीतला माता को कहा जाता था, और उनको शांत करना। उसी तरीके से बहुत सारे ये जो डिजीजेस हैं उनको देवी का रूप माना जाता था, और उनको संतुष्ट करने के अलग अलग प्रोसेसेस अप्रोचेस होते थे, स्पेशली जो एपिडेमिक जैसे होते थे उन सबके। सॉरी कहाँ चला गया।
329 बोला था ना मैंने आपको, पेज 330। हाँ, फिर तो ये हो गया एपिडेमिक का। फिर बात है दुर्भिक्ष। दुर्भिक्ष जब ऐसे ड्रॉट जैसा हो जाता है, खाने पीने के वांधे हैं, हंगर हो जाता है। दुर्भिक्षे राजा बीज भोक्त उपग्रहम कृत्वा अनुग्रहम कुर्यात। बेसिकली वो कह रहे हैं कि राजा को हमेशा, ये हमने शुरुआत में भी देखा था जब वो ट्रेजरी और अलग अलग कोषों की, भंडारों की बात हो रही थी, तो उसमें एक बात थी कि जो बीज है ना, सीड्स है, उनका भी ये करके स्टोर करके रखना चाहिए राजा को। तो वो कहते हैं कौटिल्य की जब ऐसी स्थिति आती है, दुर्भिक्ष की स्थिति, तो वो जो स्टोर करके जो बीज रखे हैं और रखते रहना चाहिए, उनको आप लोगों पर अनुग्रह करो। तो ही शुड गिव इट, भले पाप नष्ट हो गया है, सब कुछ हो गया है, तो तभी ये जो बीज है वो अनुग्रह के रूप में, एज अ फेवर, वी ऑलवेज से कि जब ऐसा कोई परिस्थिति आ जाती है तो सरकार ने क्या करना चाहिए, कुछ ना कुछ इंसेंटिव देना चाहिए। दिस इज अ सॉर्ट ऑफ एन इंसेंटिव, अ वेलफेयर। ये जैसे हमने एपिडेमिक के समय देखा था, देयर आर मॉनेटरी इंसेंटिव्स, प्लस जो गरीब लोग थे उनको खाने के लिए पैसे दिए जाते थे, या राशन आपको और सस्ते में मिल जाएगा, किसी 2 किलो चावल वगैरह वगैरह, बट दिस वाज डायरेक्ट खाना। इसमें वो कह रहे हैं कि बीज दो ताकि लोग उसको बोकर अपना वापस से फार्मिंग या जो भी कुछ है वो कर सके, खाना भी दो। दिस इज वन ऑफ द टेक्निक्स। द अदर थिंग, जैसे हम केनीजियन अप्रोच कहते हैं ना, कि आपको इकोनॉमी में बूस्ट करना है, तो कई बार क्या कहते हैं कि सरकार जो है उनको पैसा डालना चाहिए। जो अगर लिक्विडिटी बढ़ानी है आपको, आपकी इकोनॉमी में, इकोनॉमी को बूस्ट देना है, तो सरकार ने क्या करना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लेने चाहिए। नाउ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इज अ पॉजिटिव थिंग, बट केनीजियन अप्रोच इज यू समहाउ स्पेंड मनी, है ना। समहाउ स्पेंड मनी मतलब कई बार ये होता है कि कुछ काम नहीं है फिर भी आप गड्ढे खुदवाओ और गड्ढों को भराओ, गड्ढे खुदवाओ, गड्ढों को बंद कराओ, ताकि उसमें किसी ना किसी को रोजी रोटी मिलती है और मॉनिटरी ये होते रहता है। यहाँ पे वो कह रहे हैं दुर्ग सेतु कर्म व भक्त अनुग्रहेण भक्त विभागम व देश निक्षेपम व। बेसिकली दुर्ग सेतु, ऐसा सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड काम है वो शुरू कराओ, ताकि लोगों को फिर आप वो काम करें और उसके बदले में जो भी खाना वाना है वो आप उनको दे सको। ठीक है, तो इट्स अ वेरी सिमिलर अप्रोच इन दैट केस की द सरकार tries to push in money, tries to push in food, in this case resources, क्रिएट अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि एग्रीकल्चर तो नष्ट हो गया है, तो और अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करो जिसमें लोग काम करें और उनको आजीविका उनकी मिलती रहे, आजीविका या खाना या जो भी कुछ। या वो कह रहे हैं कि ऐसे ही बांटो, भक्ता सम विभाग, अगर आपके पास ज्यादा खाना है और लोग मेहनत कर सके, ऐसी भी परिस्थिति नहीं है, तो यू प्रोवाइड इट एज अ वेलफेयर मेजर, आप उनको खाने को पहुंचा दिया करो, जैसे भी अपने इसमें हुआ था, है ना, द डिफरेंट अप्रोचेस। देश निक्षेपम व, देश निक्षेपम में राजा से नहीं हो रहा है तो किसी और को कह दो, या लोगों को कहो कि कहीं और शिफ्ट कर दे। कहाँ शिफ्ट करे, तो जो एलाइज राजा है, मित्राणी वापी आपश्रय, तो जो आपके एलाइज हैं राजा, उनके पास आप शेल्टर लो, क्योंकि इतनी ज्यादा अगर खराब परिस्थिति है कि आप कुछ ही ना कर सके, बहुत वर्षों तक बारिश नहीं आई है, आपका जो बीज स्टोर है सारा कुछ खत्म हो गया है, तब आप कहीं और जाके भी शेल्टर ले सकते हो अपने लोगों के साथ, या अपने लोगों को रिलोकेट करा सकते हो। कर्षणम व वमनम व, कि लोगों को या तो आप यहाँ से रिलोकेट करा दो, कहीं और भेज दो वगैरह वगैरह, तो जहां लोग रह रहे जो वो जगह पर तो लोग और कम हो जाए बेसिकली, या फिर आप सभी के सभी उठ के चले जाओ। सो वी सीन दिस राइट, कि वी सीन होलसेल माइग्रेशन ऑफ पीपल की, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो बात होती है कि जो सरस्वती नदी थी पहले, सारा सिविलाइजेशन उसके आजू बाजू में था, परंतु एट सम पॉइंट वो पूरी ड्राई हो गई, सूख गई नदी। एक बार नदी सूख गई कि लोगों का जीना वहां पर अतिशय कठिन हो जाता है, क्योंकि पानी नहीं है, एग्रीकल्चर आप नहीं कर सकते, एंड देन इट इज सेड दैट पीपल माइग्रेटेड होलसेल टुवर्ड्स अदर नदी। ऑफ कोर्स इट्स नॉट ऑलवेज सीक्वेंशियल, आई एम श्योर गंगा के किनारे भी होता ही था सिविलाइजेशन, और आज तो हम देख भी रहे हैं कि काशी इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट लिविंग सिटीज। तो ऐसा नहीं था कि जब इंडस वैली था या सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन था तब बाकी सब नहीं था, परंतु वी हैव सीन कि वो जब ड्राई हो गया तब और लोग वहां से हटके कहीं और चले गए।
और वो जो सिविलाइजेशन थे वो खत्म हो गए। तो ये इसमें ये भी कह रहे हैं कि अगर ऐसी परिस्थिति आ जाए तो आप उठो, ये पूरे के पूरे आपके जनपद के साथ आप रिलोकेट कर दो। कहाँ रिलोकेट कर दो? जहाँ पानी हो, जहाँ पानी का साधन हो, आप और एग्रीकल्चर वगैरह कर सको, जहाँ आपको इवन हंटिंग के ऑप्शंस अवेलेबल हो। क्योंकि अगर दुर्भिक्ष हो जाता है तो वहां तो प्राणी भी नहीं है, आप हंटिंग भी क्या करोगे, सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो बेसिकली relocate wholesale. That's also one of the suggestions given, and this has happened, which we know from history. फिर अगला है मूषिक भय, उंदरों का भय। उंदरों का भय है तो क्या करो? सबसे सुलभ तरीका वो कहते हैं मार्जर नकुल उत्सर्ग। जो बिल्लियां है ना उनको छोड़ दो, बिल्ली और नकुल, नकुल इज बेसिकली मोंगूस, वो उंदर जो चूहा है, चूहे को खा जाते हैं, उनको मार देते हैं। तो उनको आप छोड़ो। अगर बहुत सारा मूषकों का चूहों का त्रास हो गया है तो आप ये जो बिल्ली है, मार्जर है, बिल्ली और जो नकुल है उनको छोड़ दो ताकि वो लोग संभाल ले। और वो कहते हैं शूनाम अनिग्रहे, सॉरी उसके पहले वो कहते हैं तेषाम ग्रहण ग्रहण हिंसायाम द्वादश पणो दंड। उस परिस्थिति में अगर बिल्लियों को या नकुलों को पकड़ा या मारा गया तो उसको दंड मिलेगा, क्योंकि वो आपको मूषकों से छुटकारा पाने में मदद कर रहे हैं। तो उस परिस्थिति में अगर आपने बिल्लियों को मारा या नकुलों को मारा तो आपको दंड मिलेगा। दंड, और एक किस परिस्थिति में दंड मिलेगा? शूनाम निग्रह, शून मतलब श्वान, मतलब ये कुत्ता। अगर कुत्ते का अनिग्रह, कुत्तों को कंट्रोल नहीं किया, तो कुत्तों को कंट्रोल नहीं किया तो क्या होगा? वो जाकर जो मार्जर है, जो बिल्ली है, उनको पकड़ लेंगे, मारेंगे, है ना। तो इसलिए उनको कंट्रोल करना भी आवश्यक है उस टाइम पे, क्योंकि चूहों को पकड़ना अत्यंत आवश्यक है, जो नकुल और आपकी बिल्ली कर रही है। दूसरा वो कहते हैं कि जो धन धान्य होंगे जो वो चूहे खाते हैं, उसमें आप कुछ तो विष डाल दो, कुछ तो औषधि डाल दो, जिससे या तो वो बेहोश होके पड़े या मर जाए। ये भी तो करते हैं ना आजकल, वो जो अलग अलग दवाएं आती है वो डालते हैं बेसिकली। बट वैसा कुछ करके भी उनको आप पकड़ो या उनको मार दो, ऐसा कुछ आप करो। अच्छा, इसका क्या, इसके लिए कौन सी औषधि है, ये भी अथर्ववेद में है। ये भी वो जो औपनिषदिक है उसमें है कि क्या करके कैसा विष है, क्या कौन से हर्ब्स है, वो आप चावल धन धान्य के साथ मिक्स करके रख सकते हो, जो चूहे को अट्रैक्ट भी करेंगे और वो जब खाएगा तो उसे मार भी देंगे या बेहोश कर देंगे, जिससे आप उसे पकड़ सकते। फिर वो कहते हैं शांतिम व सिद्ध तापसाह कुरु, शांति करवाइए जो सिद्ध तपस्वी है उनसे। पर्वसु मूषिक पूजा कार्य, कि पर्व के समय जो मूषिक है, जो चूहे हैं, उनकी पूजा कराइए। हम तो जानते हैं कि गणपति जी के वाहन भी है मूषक ही। तो समवेयर ऑल ऑफ दिस कम्स टुगेदर, है ना, कि उस समय जैसी परिस्थिति थी, लोग जैसे रहते थे, फिर उसको मैनेज कैसे करो, कि आप पूजा कैसे करो। तो आई एम श्योर सम ऑफ दिस आइकोनोग्राफी सॉर्ट ऑफ रिलेटेड। एनीवेज, तेन शलभ पक्षी कृमि भय प्रतिकारा व्याख्या था। शलभ मतलब लोकस्ट। ये भी जो पाक है, जो खेत में पाक उगते हैं, उनको नष्ट करते हैं। ऐसे बहुत सारे जीव जंतु होते हैं, पता है। वो बीच में भी एक हुआ था कि स्पेशली नॉर्थ में तो ये बहुत होता है कि पूरे झुंड के झुंड आ जाते हैं और जो तैयार पाक है उसको नष्ट करके चले जाते हैं, जो जीव जंतु आते हैं, छिद्दे, एग्जैक्टली ये जो है। तो दे कम एंड दे डिस्ट्रॉय एवरीथिंग। तो इनसे भी शांति के लिए क्या करो, तो जो मूषकों के लिए करते हैं कि या तो कुछ हर्ब औषधि करो, या ऐसे कोई मंत्र उच्चारण करो, यज्ञ करो, वट एवर विच हेल्प्स टू किल देम और थ्रो देम अवे। तो इस तरीके से, तो कह रहे उसी तरीके से इनका भी आप प्रतिकार कर सकते हैं। व्याल भय, अच्छा व्याल भय मतलब जैसे मैंने कहा कि ऐसे किसी वाइल्ड बीस्ट, जंगली जानवरों का भय आपको है, वो परेशान कर रहे हैं, तो क्या करो। तो उसके लिए वो कहते हैं व्याल भय मदन रस युक्तानि पशु शवानी विसृजेत, मदन क्रोधव पूर्णा पूर्णा न्योदर्याणी वा, कि मदन जो मादक है, जो ऐसी हर्ब्स या ऐसा रस जो प्राणी अगर ग्रहण करते हैं तो वो या तो बेहोश हो जाए, बेसिकली बेहोश हो जाए, तो आप उनको पकड़ सको। तो उसके लिए आप क्या करो कि ऐसे मादक रस में जो शव है, जो कैराकैस है, किसके, पशुओं के, जो वो खाते हो,
ऐसे उनके मरे हुए कैरेक्टर्स जो है उसको आप छोड़ दो वन के आसपास या गांव के बाहर, जिससे आकर वो खाए और मर जाए। या फिर जो प्राणियों के शरीर के अंदर, जो मरे हुए प्राणी है उनके शरीर के अंदर आप ऐसा रस भर दो ताकि वो खाए, उनके इंटेस्टाइन में वगैरह, ताकि वो खाने का प्रयत्न करे और वो मादक रस उनको असर कर दे, उनको बेहोश कर दे, ताकि आप उनको पकड़ सको। या फिर जो लुब्धक व्याध वगैरह जो हंटर्स हैं उनको आप एनकरेज करो, उनको आप इंसेंटिव दो कि इस तरीके से उनको मार दे। या बेसिकली तो डिफरेंट अप्रोचेस टू ईदर किल देम, कैच देम। फिर और पर्वसु पर्वत पूजा कार्य, इसी तरीके से जो पर्वत है उसकी पूजा करिए, ये जो व्याल इस प्रकार के जंगली जानवर है उनको पकड़ने के लिए। सर्पों से कैसी रक्षा करें? तो सर्पों के लिए मंत्र औषधि भी ही जांगली विधा जांगली विधा रेयु, ऐसे ही मंत्र हर्ब्स वगैरह, उससे भी सर्प आपके पास ना आए, दूर भाग जाए, या आए हैं तो अगर वो ग्रहण करते हैं तो मर जाए। जांगली विद बेसिकली इज अ टाइप ऑफ पॉइजन फॉर द हर्ब से ही आता है वो, जिससे जो सांप है उनका प्रतिकार करा जा सके। तो वो जो जानते हो उनको आपके यहाँ रखिए ताकि वो आपको वो मिश्रण बनाकर सर्पों का प्रतिकार करने में मदद कर सके। अगर संभूय व उपसर्पान हन्यु, अगर सर्प दिखता है तो उसको पकड़ के मारने का भी प्रयत्न करो, कहीं वो दिख रहा है तो सपेरों को बुला के पकड़ लो, मरवा दो। दिस ऑल्सो यू डू। अथर्व वेद विदो व अभिचरेयु, अथर्व वेद जो जानते हैं उनको बुला के आप रिचुअल कराओ, अग्निहोत्र कराओ, अग्नि व्हाटएवर है, पूजा पाठ वगैरह कराओ टू कीप सांप अवे। पर्वसु नाग पूजा कार्येत, पर्व के टाइम पे, उत्सव के टाइम की नाग पूजा भी करे ताकि नाग देव भी जो है वो आपको परेशान ना करे। लेट दे ऑल्सो लिव एंड दे लेट अस ऑल्सो लिव। तो अगेन हमने देखा है इसके पहले तक जितने भी चैप्टर्स है उसमें कोई भी प्राणी पर बिना वजह हिंसा अगर करो तो भी दंड की बात हुई है, ठीक है। तो दिस हैज टू बी सीन इन दैट कॉन्टेक्स्ट कि प्राणी दिखा तो मार दिया ऐसे नहीं, अगर वो उपद्रव कर रहे हैं, अगर वो आपके जीवन को कष्ट पहुंचा रहा है, जनपद को कष्ट पहुंचा रहा है, तभी ही उनके प्रतिकार की बात आती है, नहीं तो नहीं। एंड हेंस द थिंग इज कि आप उनकी पूजा भी करते रहो, यू ट्राई टू मेंटेन सच एन एटमॉस्फेयर, सच अ वातावरण जहां वो एक्चुअली आपके लिए उपद्रवी ना बने, वो भी जिए और हमें भी जीने दे। दैट इज द आइडिया, हाउ डू वी गेट टू दैट लेवल ऑफ अ सिम्बायोटिक लिविंग along with the प्राणी या प्रकृति के जो भी है। फिर जो अंतिम वाला है वो है रक्षो रक्षो भये रक्षोन धान्यर्थ वेद विदो माया योग विदो वा कर्मणि करियुहु, कि जो हमने जो भूत प्रेत की बात करी, जो इविल स्पिरिट्स की बात है, उनको कैसे करो, तो अगेन उसका जो उपचार है वो अथर्व वेद में दिया हुआ है। तो अथर्व वेद के जो जानकार है, अथर्व वेद के एक्सपर्ट्स हैं, उनके द्वारा इनको कंट्रोल करने या मैनेज करने का, इनको प्रतिकार करने के जो भी उपाय हैं वो आप करवाते रहिए। दूसरा क्या करिए, पर्व के समय थोड़े से ऐसे एलिवेटेड प्लेटफॉर्म पर आप छतरी या जो भी, तो उसमें दिया हुआ है देयर आर फ्यू थिंग्स, छतरी है, खाना है, भोग है, बकरा है वगैरह वगैरह, कुछ उपहार है, उसके द्वारा आप इन स्पिरिट्स की भी पूजा करिए, इन स्पिरिट्स की भी आप पूजा कराइए। और बेसिकली वो रिचुअल करा के जस्ट होप या तो वो चले जाए या आपको परेशान ना करे। तो ये राजा का काम है, क्या काम है, सर्वत्र च उपहतान हतान पिता एव अनुग्रहित। उपहतान, ये सारे जो कैलमिटीज है उसमें राजा को कैसे करना चाहिए, अनुग्रह करना चाहिए। कैसे अनुग्रह करना चाहिए लोगों पर, एक पिता की तरह, पिता जैसे अपने बच्चों का पालन पोषण और रक्षण करते हैं, उसी तरीके से ये प्राकृतिक आपदाएं जो है उससे भी एक राजा को अपने लोगों का रक्षण करना चाहिए। और वो स्पेसिफिकली कहते हैं कि माया योग विद तस्माद विषये सिद्ध तापसाः वसेयुः पूजिता राज्ञाः देव आपत प्रतिकारिणः, कि इसीलिए राजा के लिए ये अत्यंत महत्वपूर्ण है कि जो ऐसे तंत्र विद्या जानते हो, अथर्व वेद के एक्सपर्ट्स हो,
सिद्ध तापसा हो, सिद्ध तपस्वी हो, जो इसके रिचुअल्स को जानते हो, औषधि जानते हो, मंत्र उच्चारण वगैरह जानते हो, जिससे इन नेचुरल कैलामिटीज का से रक्षण किया जा सके, उनको राजा ने उनकी पूजा करके उनको बेसिकली रिस्पेक्ट देके अपने यहाँ पर बसाना चाहिए, ये भी वो कहते हैं eventually. So it's very interesting कि not just औषध, but some of these, where औषध was of course a part of it, but certain rituals were also really encouraged to manage what we call the प्राकृतिक आपदा. और अथर्ववेद में तो है ही, अथर्ववेद largely deals with this topic. फिर जी पूनम जी, तो ये चैप्टर एंड हो गया. बिफोर आई स्टार्ट द नेक्स्ट वन वी कैन डिस्कस फॉर अ फ्यू. या जैसे हम लोग जब पटाखे चलाते हैं तो आजकल बोलते हैं प्रदूषण फैलता है. उस वक्त भी जो पटाखे थे, आई मीन ये प्रदूषण, पटाखे तो हम लोग बहुत सालों से चला रहे हैं, ये प्रदूषण अब फैलना शुरू हुआ है, स्पेशली जो फ्यूम्स ऑफ द पटाखas. इसका ये भी मतलब हो सकता है ना, जो हम लोग तब एक्सप्लोसिव यूज करते थे उसमें उस तरह के टॉक्सिक मटेरियल नहीं हुआ करता था. बिकॉज आई रिमेम्बर द चेंज ऑफ द कलर ऑफ द एक्सप्लोसिव. जब आप अनार वगैरह फोड़ते हैं तो जो मिट्टी के कुल्हड़ में आते हैं वो पीले पीले रंग का होता है, और जो सिल्वर फॉइल में बने हुए आते हैं उनके बिल्कुल ब्रिलियंट, जैसे मैग्नीशियम का रंग होते हैं ना, वैसे रंग होते हैं. तो उनमें हो सकता है कोई टॉक्सिक फ्यूम्स होते हो. और लेकिन ये हम लोग ने कभी भी रिसर्च नहीं किया है कि जो हम लोग दीवे जलाते हैं, पहले तो मोमबत्ती नहीं और लाइट्स नहीं जलती थी, ऑयल लैंप्स जलते थे, तो ये तो सरसों के तेल के जलते थे या तिल के तेल के जलते थे, तो उसके फ्यूम्स में भी कुछ ना कुछ तो भी कीट मारक वो होते होंगे जो उस टाइम जलाते थे जबकि सबसे ज्यादा कीड़े होते थे. और आजकल भी ये देखा गया है, नोबडी हैज कंसिडर्ड टू स्टडी कि दिवाली के आसपास कितने सारे एपिडेमिक्स नहीं होते हैं. लाइक फ्लू होता है तो इतना कम क्यों होता है, नहीं तो बहुत ज्यादा होना नहीं, चाहिए. इनफैक्ट स्टडी तो हुई है. आई थिंक वन ऑफ द IITs डिड द स्टडी. हाँ, वो अभी क्या होगा, बिकॉज इट इज आइदर करी है और बताई नहीं जा रही. आई थिंक कुछ तो भी ऐसा है, बट देर इज, अगर मतलब जो बोलते हैं आप इतना तेल क्यों करते हो यूज, तो डोंट यू, एटलीस्ट आई फील अगर तेल के दिए जलाने से ये होता है जी तेल खाने में नहीं हो रहा है, तो डोंट यू थिंक कि जलाकर लोगों को बीमार होने से रोकना इज बेटर देन गिव देम मोर ऑयल, जो वैसे भी उनको कहते हैं ना ज्यादा तेल वाला खाना तो कैसे भी बीमार करेगा, तो उसको जला के कीड़े मार लो कम से कम. I don't know, this is my approach. It's a thought. लोग ऐसा क्यों नहीं सोचते? definitely I'm sure all that had a reason at that point in time. हाँ, ऐसा और कपूर वो जलाते रीजन तो हैं, अभी भी होगा, जलाते हैं. एग्जैक्टली वो रीजन तो अभी भी होगा, ऐसा तो नहीं है ना. और जैसे बोलते थे कि आपके गले में खराबी तो नमक डाल के आप गार्गल्स कर लो, वो तो अभी भी कर सकते हो. तो व्हाई शुड वी गो टू, ये क्या आजकल हम लोग को, हमें ऐसा लग रहा है कि चूहे मारने के लिए हम लोग अपने वो कैनन निकाल लेते हैं टाइप ऑफ थिंग्स वी आर डूइंग बिकॉज वी हैव इट. और कुछ नहीं है. But sometimes it's disgusting, sometimes it's painful, sometimes it's just amusing. क्या करें? Just wanted to share this. जी. हाँ भाजी. मतलब पॉइंट कुछ और था, पर इस पे जस्ट वांटेड टू से, जो हम धूप जलाते हैं, कपूर स्पेशली वो है ना कैम्फर, तो उसको तो पूरे घर में जलाओ. तो इनफैक्ट ये कोविड में बहुत सरफेस हुआ था. एक जो था इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन, मैं कुछ समाज शास्त्र या पहले की कैसे प्रथाएं थी कि जिससे समाज सुचारू ढंग से चलता रहे, इस पे कुछ लेक्चर सुना करती थी एक समय. तो उसमें ऐसा था कि ये तो हमने देखा ही कि गृहस्थ को जो है सम पोर्शन ऑफ योर इनकम ब्राह्मणों को देना चाहिए, क्योंकि वो फ्री में सेवा करते हैं और वो आपके सोसाइटी को पढ़ाते वगैरह हैं. एंड उनका और कोई अर्थ कमाने का कोई जरिया नहीं है उनके पास. सो दिस वाज वन ऑफ द थिंग्स. अपार्ट फ्रॉम दैट, उसमें ये था कि एक मनुष्य का जो जीवन है, whether you divide it into 1/3 of your life into earning income for your family, 1/3 to give to society, or and 1/3 for आराम करने के लिए, इस तरह का. या you divide your day in such a way कि 8 घंटे आप अपने फैमिली के लिए उपार्जन के लिए कर रहे हो, 8 घंटे फॉर द सोसाइटी
एंड आर्ट फॉर योर दिनचर्या, स्लीपिंग और बाकी सब, जिससे कि इसमें भी हमने देखा ना कि सोसाइटी पे भी जो है कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। वन इज टू लुक आफ्टर योरसेल्फ, जो हम बेसिक हाइजीन वगैरह मेंटेन करते हैं, सही जगह से खाना खरीदो, धो, एंड मेंटेन योर हाउस होल्ड इन सच अ वे कि मूषक वगैरह से आप दूर रखो। दैट इज एट इंडिविजुअल लेवल। द अदर इज एट द सोसाइटी लेवल, कि अगर आपके पास, अगर आप एजुकेटेड हो, अगर आपके पास रिसोर्सेस हैं, तो आपके आसपास के जो लोग हैं उनको अवेयर और एजुकेट कराओ। एंड देन द थर्ड लेवल इज ऑन द स्टेट। तो इससे ना इंडिविजुअल भी रिस्पॉन्सिबल बनता है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आप अपनी फुलफिल करते हो, और स्टेट पर भी उतना बर्डन कम है। अभी कैसे होता है कि हम कुछ करते नहीं है, एवरीथिंग हमने वोट दे दिया तो हम चाहते हैं कि बस सरकार ही सब करे। दिस इज हाउ सोसाइटी वाज स्ट्रक्चर्ड, कि हर एक को अपना अपना ओनर्स दिया गया था, जो कि यहाँ पर भी आया इन ऑब्जर्वेशन, विच आई थॉट वाज वेरी गुड। तो ये एनजीओज है या जो वॉलंटरी सर्विसेज हैं, ये सब वही है ना, कि इंस्टेड ऑफ पॉइंटिंग फिंगर्स या सब कुछ हम एक देन वी से कि टैक्स बढ़ गया, तो सरकार फिर उनके पास लिमिटेड रिसोर्सेस तो उतना ही कर पाएगी। सो द way it was thought and structured at that time was, I think, very well thought of. और अब दूसरी चीजें जो हैं कि कॉर्पोरेट में आप काम करते हो, इवन इफ यू आर अर्निंग, अगर आप 16 घंटे 18 घंटे काम कर रहे हो, तो वेयर इज द टाइम फॉर यू टू गिव बैक टू द सोसाइटी? एंड ऑल ऑफ दिस then brings that imbalance to yourself, to the society, to the state. थिंक स्ट्रक्चरली इट इज बेटर कि सबको थोड़ी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए, और सब जो जो कर सकता है वो करे। एब्सोल्युटली, आई थिंक वही है ना कि समाज और इंडिविजुअल it was all one. Of course individuals थे, but it wasn't such an individualistic society in general. So there was also this thing कि आपको सबको मदद करनी है, नहीं करोगे मदद तो एक्चुअली दंड है, which I find very interesting. कि मतलब कंपल्सरीली मदद करनी है, आप देख रहे हो कि कोई डूब रहा है और नहीं मदद करने जा रहे, तो यू विल एक्चुअली बी पनिश्ड. सो देयर इज अ सेंस ऑफ शेम, ऑफ एम्बैरेसमेंट व्हिच इज आल्सो इंक्लूडेड हियर, जिसके कारण सबको अपने कर्तव्यों के विषय में भान दिया जाता है. तो दैट इज आल्सो देयर. नाउ वन माइट से कि यार ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा ही बिग ब्रदर एटीट्यूड हो गया, व्हिच इज ट्रू, बट दैट विल ऑलवेज बी द केस, है ना, जहां पर बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर्ड है एंड द स्टेट इज making everybody aware of the responsibility, वहां पे state will continue to have a very big role to play. जहां पे the state fails और other state जहां पे individual अधिकार और उसकी बात आती है, तो state मतलब basically the Cautillian state is a very very क्या कहें, it's a centralized से भी ज्यादा, it's a very powerful state and the state has all the rights. So ये it's more a China than India in every way. और व्यवस्था की तो बात है, we can look at it like सिंगापुर also, है ना, कहीं कहीं ये पॉजिटिवली भी काम आता है. हाँ हाँ, तो चाइना एक अलग एक्सट्रीम है. नहीं, मैं चाइना को नेगेटिवली नहीं बोल रही थी. China has achieved, मतलब there is something worth looking at that state, right? They have really achieved something. तो of course Singapore is a better example, just that Singapore is very small, तो काफी सारी चीजें हो पाती है. China being so huge, they have still managed to do that. So I didn't mean it negatively at all, not at all. हाँ, कोई चेंज लाने के लिए वन हैज टू बी रेडिकल एक्चुअली. अगर जरूरत नहीं है चेंज लाने की और जैसे पहले से स्टिपुलेटेड है वैसे चल रहा है समाज, तो फिर ये पनिशमेंट और पेनल्टी की बात ही नहीं आती है ना. व्हेन पीपल स्टार्ट नॉट डूइंग, दे नॉट परफॉर्मिंग देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, देन दे हैव टू बी पनिश्ड फॉर इट. तब आता है वो सब. एनीवन एल्स? किसी और को कुछ कहना है? ओके, कूल. तो वी कैन मूव अहेड. सॉरी, हमें ये कहना था, जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी का कल्चर भी तो उसी वजह से आया ना, कि स्टेट कैन नॉट डू एवरीथिंग. तो जो लोग कमा रहे हैं वो लोग भी कुछ डालें. आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल वर्किंग इन कॉर्पोरेट सेक्टर नो दैट द सोशल रिस्पांसिबिलिटी जो आजकल हो रही है, corporations are giving whatever, so that is a part of what he is saying. वो तब भी था कि जो कमा रहे हैं वो लोग करें. पर
ठीक है, सो दैट्स द थिंग राइट, उसमें टैक्स वाला पार्ट था एंड द गवर्नमेंट देन केप्ट असाइड फ्यू मनी इधर उधर फॉर व्हाटएवर एल्स दे वांटेड टू गिव. CSR का जो कल्चर है which is good in a way, but it is essentially an additional tax. ठीक है, जो टैक्स इसमें नहीं, तो आप और कैसे, आपने ऑलरेडी 30% कॉर्पोरेट टैक्स कर दिया है, आप और कैसे उनसे निकलवाओ? देन यू डू CSR. Lot of companies do good CSR, but many just do it for the heck of it. Plus, that has actually boosted the NGO culture even more, right? NGO culture जो आया, that was not done with the best of intentions of देश in mind. It was the, I mean, we can get into the politics of it. कि NGOs को बेसिकली इतना सारा पैसा बाहर से आ सके इसीलिए मजबूत कर दिया गया, एंड वो कटकी होती थी उस सब में. फिर और कैसे करो, हाउ डू यू फंड देम, देन दिस वाज अनदर थिंग, राइट? सो इट्स नॉट सो सिंपल एज सेइंग अच्छा CSR इज एग्जैक्टली दैट. नो, इट्स नॉट. नहीं, but NGO is a part of espionage also, ना? हाँ, NGO is also a part of espionage for and internationally, यानी कि एक ही कंट्री कोई करता होगा. ऑफ कोर्स, बट स्टिल राइट, अगर स्टेट अपना काम कर रहा है तो आपको NGO की जरूरत ही नहीं है. अगर स्टेट सब कुछ कर रहा है, वो जो भी करना चाहिए, और सिटीजन्स को इतना अवेयर कर रहा है, तो आपको NGO की क्या जरूरत है? Citizens can get together themselves and do it. ये तो पैसा भी बाहर से है ना. NGO में सिर्फ, it's not just the work that's happening. There is a lot of foreign funding that's happening with which a lot of agenda also comes in. ऐसा तो चौकॉटिलियन स्टेट में अलाउ ही नहीं करेंगे. अगर बाहर से पैसा आके कुछ कर रहे हैं तो इट विल बी, सबसे पहले उनकी आंख ऊपर होगी, सबसे पहले वो स्कूटी में जाएगा कि बाहर से ऐसा कोई आके कुछ करने जा रहा है. तो इट्स एक्चुअली नॉट सिमिलर. There is really no comparison to the two, is what I'm trying to say in that sense. Anyways, आगे बढ़ते हैं. चौथा अध्याय. हाँ, पर धर्मशाला वगैरह है ना, जो वहां के सिटीजन स्वयं कर रहे हैं. जो बहुत सारे जो वाणिज्य हैं, ट्रेडर्स है, वो तो हमने देखा है. दान का कल्चर तो हमारे में रहा ही है. So one is the state saying as a tax you do this, but the other is dan as a part of your dharma, dan as a part of your living, right? Basically हमको 5 यज्ञ जो दान है, that has been ingrained in the society. वहां पे उनको सबको पुश करना पड़ा. हमारे यहाँ वापस दान का जो कल्चर है, हम बोल के नहीं करते कि सबका नाम लगा दिया, नहीं. इट इज अ पार्ट ऑफ डेली लाइफ. हर एक उत्सव में दान होता है, और केवल ब्राह्मणों को तो होता ही है, ऑफ कोर्स, एज आभाजी सेड, राइट? बिकॉज सोसाइटी का धर्म है कि आप उनकी रक्षा करें, जो बेसिकली स्वयं आजीविका की रेस में, होड़ में नहीं पड़ रहे, और सबका अच्छा काम कर रहे हैं, पढ़ाने बढ़ाने का काम कर रहे हैं, पूजा पाठ करा रहे हैं, वगैरह वगैरह. तो दान हैज ऑलवेज बीन अ पार्ट, एंड इट्स नॉट जस्ट स्टेट मैंडेटेड. पीपल डू इट देमसेल्व्स बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ द धर्म. आश्रम धर्म का भी वो भाग है. तो नॉट जस्ट स्टेट मैंडेटेड. तो लोग अपने हिसाब से कर रहे हैं. द स्टेट डजंट इवन हैव टू डू एनीथिंग. So that's the other way, right? How is your social structure set up? How is, जो सनातन की हम बात कर रहे हैं, जो कल्चर की बात कर रहे हैं, वो कैसे सेटअप हुआ है, तो उसका भी एस्पेक्ट है इसमें. इट इज नॉट जस्ट द किंग. एनीवेज, गोइंग अहेड. ये है चैप्टर, चौथा अध्याय इसका. ये थोड़ा सा अलग है. पेज नंबर 333. गूढ़ा जीविनम रक्षा, आरक्षा. बेसिकली इसका अर्थ है गूढ़ जीवी. गूढ़ जीवी मतलब वो लोग, सॉरी, गूढ़ जीवी नहीं, गूढ़ाजीवी, जिसकी आजीविका में कोई गुड एस्पेक्ट है. पीपल हु आर अर्निंग सम सीक्रेट मनी, ब्लैक मनी, बेसिकली कहीं से तो करप्ट मनी आ रहा है, जिसका कोई सोर्स दिख नहीं रहा, अंडरग्राउंड डीलिंग्स हो रही है. तो ऐसे लोग जिनकी इनकम ऐसे अंडरग्राउंड सीक्रेट डीलिंग्स से हो रही है, जिसके कारण लोगों को परेशानी हो, तो ऐसे लोगों को पकड़ने की इसमें बात है. तो वो शुरुआत में कहते हैं समाहर्तृ प्रणिधौ जनपद रक्षाणाम उत्तम. कि जनपद की जो हम सेकंड चैप्टर में जो कलेक्टर एडमिनिस्ट्रेटर की जो बात थी, उसमें हमने देखा था कि जनपद की रक्षा कैसे करें. जनपद की रक्षा कैसे करें, तो स्पाई नेटवर्क्स की बात थी. उसमें राजा के अगेंस्ट कोई कुछ रिबेल करवा रहा है, या ऐसे कुछ राजा से लोग खुश नहीं है, तो उसका कैसे ध्यान रखे, वगैरह वगैरह. जनपद का एनिमी से कैसे रक्षा करे, इस सब के बारे में बताया था. अब ये स्पेसिफिकली तस्य कंटक शोधनम वक्षा, कि इसमें समाज के अंदर, जनपद के अंदर इस तरह के क्रिमिनल्स हो जो सिटीजन्स को परेशान कर रहे हो, जिससे सिटीजन्स का नुकसान हो रहा है, इंडिविजुअल क्रिमिनल्स के कारण, जो ऐसे अंडरहैंड डीलिंग्स करते हैं, तो उनसे कैसे रक्षा करें. एंड सम ऑफ दीज आर पावरफुल पीपल.
ठीक है, who are in the position of taking bribes, who are in the position of using their power and state and whatever status to hurt the प्रजा, citizens को परेशान करने के लिए। तो इनके बारे में वो कहते हैं, सबसे पहले तो जैसे स्पाई नेटवर्क की बात थी, तो इसमें भी स्पाइस की तो बात है ही कि एक तो सिक्योरिटी आपकी पुलिस है, बट उसके अलावा आपके स्पाइस हैं जिसके द्वारा आपको ये खबर मिल रही है, क्योंकि सीक्रेट डीलिंग्स को आपको कैसे पता चलेगा, आपकी खबरी होंगी तो ही पता चलेगा, और खबरी को कैसे करो आप, खबरी इज बेसिकली स्पाई नेटवर्क। तो इसमें वो कहते हैं कि जो सिद्ध तापसी सन्यासी है, ऐसे ही स्वच्छंद घूमने वाले हैं, कुछ कारीगर है, कुछ ज्योतिष का काम करते हो, मुहूर्त बताने वाले लोग हो वगैरह वगैरह, कुछ पागल जैसे घूमते हो, गूंगे, बोल नहीं सकते, ऐसे लोग का जो नाटक कर रहे हो, ऐसे लोग जो नाटक करके इस वेश में घूम रहे हो, शिल्पी हो, नट नटिया हो, आर्टिस्ट हो वगैरह, ये सब जो है इनको आप एम्प्लॉय कर सकते हो, जो किसी के घर काम करने जाते हो, ऐसे सबको आप एम्प्लॉय कर सकते हो टू बी योर खबरी। ठीक है, फिर उसकी बात क्या, तो उसमें कि सपोज ग्रामाणाम अध्यक्षाणाम कि कोई नहीं सॉरी उसके पहले, हाँ, ते ग्रामाणाम अध्यक्षाणाम च शौच अशौच विद्यु, की जो विलेज हेड्स है, जो आपके गांव के मुखिया है, या ये जजेस हैं, या अध्यक्ष हैं, अलग अलग ऑफिसर्स, सीनियर ऑफिसर्स हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स हैं अलग अलग, उनका अच्छा बुरा पे ध्यान दे, वो एक काम इन स्पाइस का है। फिर यम च अत्र गूढ़ जीवीन विशंके तम सत्री सर्वेण सवर्णेन अपसर्पयेत, कि जो सत्री है, सत्री इज बेसिकली सीक्रेट एजेंट्स, जो पुलिस में जो सीक्रेट एजेंट्स हो, तो ये स्पाइस के साथ ध्यान में रखे, और ये स्पाइस जो है वो अगर उनको पता चले कि ये जो अध्यक्ष है या गांव के मुखिया है, इन पे ध्यान रखने के लिए इनको एम्प्लॉय करा गया है, और वो ध्यान रखे कि इनके कुछ ऐसे सीक्रेट मीन्स आ रहे हैं क्या, उनके ऐसा कुछ चीजें हो रही है जो नहीं होना चाहिए, आर देयर एनी अंडरग्राउंड डीलिंग्स हैपनिंग, अगर होता है तो संतरी को बताएंगे। अब बात है कि उनको आप पकड़ो कैसे, यू हैव टू कैच देम, राइट, आपको एविडेंस चाहिए जिससे आप उनको पकड़ सको। तो वो कहते हैं कि धर्मस्थम विश्वास उपगतम सत्री ब्रुयार, कि ऐसे कोई जजेस है, ठीक है, अध्यक्ष हो या जजेस हो या ग्राम के मुखिया हो, उनके पास ऐसे एक सत्री सीक्रेट एजेंट है, वो जाकर कहे असौ में बंधु हूँ अभियुक्त, कि ये जो है ना वो किसी स्पाई को ऐसे पकड़वा दे, सबसे पहले तो उसे पकड़वा दे, और फिर कहे कि ये जो है ये मेरा बंधु है, मैं जानता हूं उसे, ये अभियुक्त है, ही इज द वन हु इज बीन अक्यूज्ड ऑफ सम क्राइम, तस्य अयम अनर्थः प्रतिक्रियताम अयम च अर्थः प्रतिगृह्यताम इति, कि इस पे ये आप पकड़ा गया है, इस पे ये बहुत बड़ा मिसफॉर्चून आ गया है, तो आप इसकी मदद करें और लीजिए इसके बदले में आपको पैसे। बेसिकली वो जज को ब्राइब कर रहे हैं कि एक जो अक्यूज है, जो एक ऑफेंडर है, उसको छोड़ने के लिए उसको ब्राइब कर रहे हैं। सचेत तथा कुर्यात उपदा ग्राहक इति प्रवासियेत, अगर और वो अगर वो जज जो है धर्मस्थ, वो जज है, वो ब्राइब ले लेता है उस ऑफेंडर को छोड़ने के लिए, तब तो आपको पता है ना कि ये करप्ट है, इसको आपने रंगे हाथों पकड़ा, जो स्टिंग करते हैं उस तरीके का आप स्टिंग कर रहा है, उसने स्टिंग किया है उस जज पे, जज को रंगे हाथों पकड़े लेते ये ब्राइब लेते हुए पकड़ा, और फिर क्या कि ये तो इस तरीके से ब्राइब लेता है, करप्ट है, ऐसे करके उसको एग्जाइल कर दो, आपके जो राष्ट्र है वहां से उनको निकाल दो। तो दिस इज वन वे। दूसरा वो कहते हैं ग्राम कूटम अध्यक्षम व संतरी ब्रुयात, इसी तरीके से जो गांव का मुखिया है, जो मुखिया हो या ऐसे हो, उसको ऐसा ही कोई सीनियर ऑफिशियल हो, उसको क्या करे, असौ जालमह प्रभूत द्रव्य अभूत जालमह प्रभूत द्रव्य तस्य अयम अनर्थः तेन एनम आहारस्व इति। तो इसके लिए कह रहे हैं कि इस केस में कैसे करो, एक तो आपने ब्राइब लेने का बात किया, ठीक है, कि वो किसी ऑफेंडर को आप छोड़ने के लिए, दूसरा आप किसी के पास बहुत पैसा है और उसपे कुछ आपदा आ गई है, ठीक है, तो आप जो गांव का मुखिया या जो भी डिपार्टमेंट हेड या ऐसा है उसको हो कि अरे ये इसके पास तो बहुत पैसा है और इस पे ना अभी ये किसी प्रॉब्लम में है, चलो लेट्स यूज दैट प्रॉब्लम और उससे एक्सटॉर्शन करते हैं, उसके पास जो वेल्थ है ना वो आप ग्रहण कर लो क्योंकि इसके पास बहुत पैसा है,
इधर उधर से आया है, बहुत पैसा है और अभी ये प्रॉब्लम है, तो क्या करो। और अगर वो मान जाए ऐसा करने के लिए, बेसिकली इट इज एन एक्सटॉर्शन, राइट, तो ऐसे करने के लिए मान जाए, सच सचेत तथा कुर्यात दूत कोचक इति प्रवासी, कि ये तो एक्सटॉर्शनिस्ट है, ऐसे करके उसको निकाल दो। बेसिकली अपना पावर का वो दुरुपयोग कर रहे हैं, है ना, लोगों से पैसा ये करने के लिए कि आपको ये काम करवाना है, इतना पैसा दो तो ही होगा। तो बेसिकली इट्स अ फॉर्म ऑफ एक्सटॉर्शन। तो इस तरीके से अगर वो मान जाए करने को तो उसको भी आप एक्साइल कर दो। उसी तरीके से कृतक अभियुक्त व कूट साक्षिणो अभि अभिज्ञातानार्थ वैपुल्येन आरभे। इसी तरीके से कोई फॉल्स ऑफेंडर की उसी को क्रिएट खड़ा करो, कि ऐसे करो कि किसी पे गलत केस चल रहा है, या बेसिकली किसी पे केस चल रहा है, ऐसा गलत क्रिएट अ फॉल्स, ये कि एक जन पे केस चल रहा है, और उसे क्या होगा, कूट साक्षिण, वो जो सस्पेक्ट है, जिसको जो आपको लग रहा है कि हाँ ऐसे वो पैसे लेने के लिए तैयार होता है, तो आप उसे कहो कि अरे मेरे पे ये गलत, मेरे पे ये केस चल रहा है, क्या तुम मेरे साक्षी लोगे क्या? सो विल यू बी अ फॉल्स विटनेस टू मी, कि तुम मेरे लिए विटनेस, तुम मुझे गलत साक्षी बन जाओ, कि तुम कहो कि हाँ हाँ तुमने मुझे यहाँ देखा था, हाँ या हाँ हाँ तुमने मुझे यहाँ नहीं देखा था, जो भी। तो ऐसे करके यू आर ट्राइंग टू बाय अ विटनेस। और अगर वो मान जाए कि हाँ ठीक है, इतने पैसे लेके मैं तुम्हारे लिए गलत साक्षी देने को तैयार हूँ, तो अगेन यू नो कि इसकी वृत्ति ऐसी है, और उसको आप एग्जाइल कर सकते हो। ठीक है, तो दीज आर डिफरेंट वेज ऑफ टेस्टिंग सच पीपल, जिसका आपको पहले ही इनपुट आया है कि वो ऐसे है। ठीक है, किसी को भी पकड़ के इनके लिए ऐसा करो, ऐसा नहीं है। दिस इज जिसपे आपको ऑलरेडी शंका है, विशंकेत, ऑलरेडी आपको शंका है कि ये कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं, जिससे इनके पास पैसे आ रहे हैं। और इसका हमने शुरुआत में देखा था कि अच्छा अचानक पैसे आ गए, बहुत पैसे उड़ा रहे हैं, भाव अलग है, डर डर के घूम रहे हैं, कहे बिना आ जा रहे हैं, ये सारे उन्होंने ट्रेड्स बताए थे शुरुआत में। तो ऐसे लोग कुछ कर रहे हैं, उससे आपको शंका आ रही है कि अरे ये तो जितना कमा रहा है उससे ज्यादा इसके खर्चे हैं, तो क्या चल रहा है। देन यू स्टार्ट टेकिंग नोटिस, और फिर उनको रंगे हाथों कैसे पकड़ो, तो उनपे इस तरीके का स्टिंग करो। तो ये स्टिंग ऑपरेशंस की बात चल रही है बेसिकली, कि हाउ डू यू कैच देम रेड हैंडेड। और एक बार पकड़ लो तो फिर यू कैन ऑलवेज क्वेश्चन देम एंड यू कैन फाइंड आउट व्हाट द ट्रूथ इज। फिर उसी तरीके से मैं इसके आगे से बता देती हूँ कि ऐसे कोई वशीकरण करता हो, आपको पता चले कि ऐसे कोई वशीकरण की, अच्छा हाँ, कि वशीकरण करके किसी को भी अपने वश में कर लो, ऐसे ही करके पैसे कमाने का प्रयत्न करता हो छुप छुप के, और हैपनिंग अंडरग्राउंड। ठीक है, तो उसके पास आप जाओ और कहो कि इतने पैसे हैं, मैं आपको इतना पैसे दूंगा, ये किसी की तो बहू है, या किसी की तो पुत्री है, या किसी की तो वाइफ है, मुझे ये बहुत प्रिय है, अमुष्य भार्या स्नूषा स्नूषा दुहितरम व कामये, मुझे बहुत पसंद है वो, सा माम प्रतिकामयता, वो भी मेरी कामना करे, ऐसा कुछ करो, कि मैं तो उसे बहुत प्रेम करता हूँ, पर आप ऐसा कोई वशीकरण मंत्र चलाओ, ऐसी कोई वशीकरण विधि करो ताकि वो भी मेरे प्रेम में पड़ जाए, इसके लिए ये लीजिए इतने पैसे। और अगर वो ऐसा करने तैयार हो जाए, बिकॉज ये तो गलत है ना, आप गलत तरीके से किसी को वशीकरण कर रहे हो, तो ऐसा करने के लिए वो तैयार हो जाए, तो उसको आप पकड़ लो और उसको वापस एक्साइल कर दो। फिर इसी तरीके से जो अलग अलग औषधियां बना के किसी पे वो जादू टोना करने का काम करते हो, किसी का जादू टोना करके गलत ढंग से जादू टोना करके फंसाने का काम करते हो, उनको भी ऐसे करके आप पकड़ सकते हो। फिर कोई केमिस्ट हो, डॉक्टर हो, वो जो केमिकल्स में डील करते हो, औषधियों में, हर्ब्स में डील करते हो, और आपको पता चलता है कि ये कहीं विष भी इस तरीके से बेचते हैं, विष भी गलत तरीके से लोगों को देते हैं ताकि वो जाकर इसका क्रिमिनल यूज कर सके, तो इसको आप कैसे पकड़ो? तो उनको भी आप जाके कहो कि अच्छा मुझे किसी पर, मेरा जो विरोधी है उसको मारना है, उसके लिए आप विष दो। पहले तो उनको कॉन्फिडेंस मिलेगी, ठीक है, दीज आर ऑल स्पाइस, तो आप किसी को भी जाके बोलोगे ऐसे नहीं, यू फर्स्ट डेवलप दैट कॉन्फिडेंस। वो स्पाइस का काम ही होता है कि आप उनके साथ उनकी कॉन्फिडेंस बन जाओ, जिससे वो आप पर विश्वास करने लगे, तभी दे विल ओपन अप टू यू। तो वंस दैट इज देयर, वंस यू नो कि ऐसा है, देन आप जाके कहो मुझे विश चाहिए, मुझे इस पे विरोधी पे यूज करना है। और अगर वो मान जाए और आपको दे दे, या देने का आप ये करे, तो यू नो ही इज अ क्रिमिनल, ही इज एन ऑफेंडर, एंड यू कैच हिम। वंस दे आर कॉट, देन ऑफ कोर्स आप उनको और पूछ सकते हो।
उसी तरीके से जो वो कह रहे हैं कि जो जिसको आपको पता है, जो मेटल्स में डील करते हो, अंडरग्राउंड डीलिंग करते हो, मेटल्स में कहे बिना मेटल्स लेके आते हो, घर पे कुछ भट्ठी जैसा है, हमेशा हाथ में कुछ वो जो भस्म वगैरह उनके हो, कभी ऐसे दिखाई देते हो, देन यू नो कि वो फ्रॉड कॉइन्स बना रहे हैं, कॉइन्स की फॉर्जरी कर रहे हैं, मेटल्स यूज होता है ना उसमें, तो कॉइन्स की फॉर्जरी कर रहे हैं। तो आप क्या करो, उनको कॉन्फिडेंस में लेके उनके शिष्य बन जाओ, शिष्य बन जाओ, एंड देन यू कैच होल्ड ऑफ हिम, देन यू नो कि हाँ ये ऐसे कर रहे हैं, और इस तरीके से उनको पकड़वा दो। साथ ही में ऐसे जो सुवर्ण में घाल में, जो सुवर्णकार हो, है ना, जो गोल्ड स्मिथ हो या मेटल का काम करते हो, सिल्वर का काम करते हो, वो भी अगर इस तरीके से आपको आपको ये इंफॉर्मेशन मिलती है कि भाई कि ऐसे ऐसे करते हैं, तो उनके भी आप शिष्य बन जाओ एंड एक्चुअली सी इट एंड देन एक्सपोज इट। तो ये काम कंटक शोधन का, इस तरीके से कंटक शोधन का काम आप करो। बेसिकली कौन कौन लोग, दोज आर इन पावर, ठीक है, जो जजमेंट्स देते हैं, जो हेड्स ऑफ विलेजेस है, हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट्स है, ये लोग करप्ट हो सकते हैं, एक्सटॉर्शन कर सकते हैं। फिर जो केमिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, वो इस तरीके का विष का, जो केमिकल्स हर्ब्स के साथ डील करते हो, यू हैव टू बी केयरफुल ऑफ देम। जो व्यापारी है, इस तरीके से कॉइन्स या मेटल्स या इस सब में काम करते हो, तो उन सब से ध्यान रखना। या जो तंत्र मंत्र करके ऐसे बेसिकली जादू टोना के लिए वशीकरण करते हो, उनको भी इस तरीके से आप एक्सपोज कर सकते हो। तो दिस इज अबाउट गूढ़ा जीवन। We can close here. अगले इसमें अगला चैप्टर लेंगे, बट बिफोर वी क्लोज, किसी को कुछ कहना करना है? एनी लास्ट कमेंट्स? आई थिंक आई लॉस्ट द कॉन्टेक्स्ट। ये पहले भी हमने जब अमात्य का चयन हो रहा था, उस समय भी ये सब बातें देखी थी ना, तो ये रिपीट क्यों हो रहा है? हाँ, क्योंकि उस समय जो हुई थी वो राजा के कॉन्टेक्स्ट में हुई थी, कि वो राजा के अगेंस्ट क्या कर रहे हैं, कि राजा के अगेंस्ट तो रेबल नहीं कर रहे, क्या वो लोग राजा के अगेंस्ट मिलके 5-6 लोग एकत्रित तो नहीं आ रहे, राजा को उठलाने का काम तो नहीं कर रहे। इट वॉज मोर फॉर टेस्टिंग द लॉयल्टी टू द राजा एंड सम ऑफ दिस ऑल्सो, कि वो उस समय करप्ट तो नहीं है ना, वगैरह वगैरह। दिस इज नॉट जस्ट फॉर अमात्य, दिस इज फॉर एनीबडी एल्स, इवन फॉर सिटीजन्स। आप कंटक शोधन कैसे करो? तो इट इज इन अ वे रिलेटेड, एंड दैट इज व्हाई दे हैव सेड कि हमने तभी भी कहा है, दे आर डिटेलिंग आउट कंटक शोधन फर्दर। तो दैट वाज टू, जब आप किसी अमात्य को नियुक्त करते हो, उनकी टेस्ट तो लेते रहो, वो तो है ही, बट दिस इज ऑन एन ऑनगोइंग बेसिस, जब आपको पता चल रहा है कि अच्छा ये कहीं ना कहीं से आपको ये इंफॉर्मेशन मिल रही है कि वो ऐसे कर रहे हैं। सो दिस इज अ पार्ट ऑफ क्रिमिनल की जो क्राइम कर रहे हैं उनको ढूंढने का काम। द फर्स्ट वाज अपॉइंटमेंट के वक्त आप किसको रख रहे हो, एंड देन उनकी आप ऑनगोइंग टेस्ट लो, दैट इज ऑल्सो हाँ, ये क्रेडिट चेक, रेफरेंस चेक जैसा ही कॉन्सेप्ट है फॉर डिफरेंट रोल्स, मतलब दैट इज किस रेफरेंस रोल चेक, में आप अपॉइंट कर रहे हो। हाँ, हाँ, दैट इज रेफरेंस चेक, दिस इज एन ऑनगोइंग बेसिस, क्योंकि ये तो चलते रहता है ना, भले तभी आपने हाँ, अमात्य को नियुक्त कर दिया, या जो जज है उसको उस समय नियुक्त कर दिया, परंतु उसके बाद उसका मन करप्ट हो रहा है, आपको पता चले कि हाँ अब वो ऐसे डीलिंग्स करने लगे, तो ऑन एन ऑनगोइंग बेसिस ऑल्सो आपको ध्यान रखना है। दिस इज व्हाट इट इज, एंड इट्स अ लार्जर स्कोप, वो दैट वाज ओनली ऑफिशियल्स, दिस इज एवरीबॉडी एल्स, जिसके द्वारा right. ऐसा काम हो सकता है। So it is related. It is related to chapter 2. Okay. प्रार्थना कौन करेगा? अपन अगले शनिवार मिलेंगे। आई थिंक आई एम हियर। ओह, आई एम नॉट श्योर, मैं बताऊंगी, आई कीप यू गाइस पोस्टेड। एक्चुअली मैं नहीं हूँ, तो देयर इज अ चांस कि अगला सेशन कैंसिल करना पड़े मुझे, तो हम उसके बाद के रविवार मिलेंगे।